कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र साहू। छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं आप लोग मेरे साथ। छत्तीसगढ़ में मेंस की क्लासेस हम लोग स्टार्ट किए हैं। हिस्ट्री जो पोर्शन है आपका काफी इंपॉर्टेंट है। 75 मार्क्स का आपका पेपर 3 का पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 75 मार्क्स काफी वेटेज रखता है छत्तीसगढ़ के इतिहास से। ठीक है, इसमें से आपका 3 पार्ट है, आपका एंशिएंट है, मेडाइवल है और मॉडर्न है। ठीक है, जिसमें से एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक आपके काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम मार्क्स में आपका 175 वर्ड्स में, ठीक है, आपका 15 नंबर का ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है आपके हिस्ट्री वाले पोर्शन से। ठीक है, तो मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 और 3 दोनों से आपके 15 मार्क्स के आते हैं, जबकि आपका जो सेकंड पार्ट है उससे सिर्फ आपके 10 नंबर के आएंगे। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि 2, 4, 8 ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, तो हम इस पे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का वो है लोकल डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, हमने सातवाहन डायनेस्टी तक कंप्लीट कर लिया था जितने भी हैं। ठीक है, आपका सबसे पहले हमने देखा प्रागैतिहासिक काल, दैट मींस प्री हिस्टोरिक एरा, जिसमें हमारे शैल क्षेत्र जो आपके रॉक पेंटिंग्स हैं, रॉक शेल्टर्स हैं, इसके बारे में पढ़े। ठीक है, कहां कहां पर क्या क्या है, जो सिविलाइजेशन यहां पर डेवलप हुआ वो आदि मानव के काल से लेकर के था। देन आफ्टर हमने क्या क्या देखा, आईवीसी से लेकर के आपका जो मैथोडोलॉजिकल आपका एरा है, दैट मींस आपके पौराणिक समय के क्या क्या हमारे छत्तीसगढ़ में प्रूफ रहे हैं। वैदिक एज में भी बात किया, जो कि प्रूफ नहीं मिलते हैं, याद रखिएगा, ना ही ऋग्वेद में और ना ही आपके लेटर वैदिक एज पे, दोनों में। सिर्फ आपको बोल देने से नहीं होता है कि भाई जैसे ये रेवा नदी के पार है ना, तो दक्षिणा पथ नामक, तो दक्षिणा पथ में पूरा का पूरा समंदर तक है। दैट डजंट मीन कि छत्तीसगढ़ के बारे में कोई एक भी चीज उल्लेखित है। ऑब्वियसली वो पहले से था, जब हमारा इतिहास बहुत पहले से, छत्तीसगढ़ की धरती तो रहेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के नाम से या कौशल के नाम से कोई भी एक सिंगल प्रूफ हमको नहीं मिलता। दैट मीन्स कि वैदिक एज पे छत्तीसगढ़ का कोई भी प्रूफ हमको प्राप्त नहीं होता, याद रखिएगा। चाहे वो लेटर वैदिक हो या फिर ऋग वैदिक, किताबों में दिया रहता है काफी के लेटर वैदिक एज में छत्तीसगढ़ का मिलता है, बट आप मुझे बता दीजिए, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, किसी भी वैदिक एज पे नहीं मिलता। पौराणिक से चालू होता है महाभारत और रामायण। ठीक है, देखो रचना जो है वो महाभारत के पहले हुई है, रामायण के बाद में हुई। रचना की बात कर रहा हूं। ऑब्वियसली इंसिडेंट्स जो है रामायण पहले के हैं और महाभारत बाद के हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। इसके बाद हमने देखा, ठीक है, मौर्य वंश देखा, फिर आपका सातवाहन देखा, फिर गुप्तों के बारे में देखा। अब इससे रिलेटेड जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोकल डायनेस्टी हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं आपके यहीं पर डिपेंड करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन जो है वो आपके लोकल डायनेस्टी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम आपका पार्ट जो है वो कवर करने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज प्रीलिम्स में भी ये काम आते हैं, बट हमको मेंस के अकॉर्डिंग डिटेल में देखनी है। ठीक है, एक ये इमेज जो है आप इसके थ्रू समझने की कोशिश कर सकते हैं, हालांकि इससे ज्यादा हम देखने वाले हैं अभी। ठीक है, जैसे कि राजर्षि तुल्य कुलवंश, ये आपका फर्स्ट लोकल डायनेस्टी हमारे छत्तीसगढ़ का, दैट मींस सबसे प्राचीनतम बोलिए, सबसे पहला वंश बोलिए छत्तीसगढ़ का, वह है राजर्षि तुल्य कुल डायनेस्टी। इसके बाद आपको थोड़ा सा बिफर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सरबपुरी आते हैं। ठीक है, फिर आपको बीच बीच में मिलेंगे कि भैया बाण डायनेस्टी है, फिर इसी के पैरेलल अलग अलग जगह में आपको मिलेंगे, जिसका सीक्वेंस हम लोग देखने वाले हैं ना। तो लोकल डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश के नाम से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये एक इमेज है आपको याद करने के लिए, सारे के सारे। ठीक है, हम 11, ठीक है, हम चीजों को देखते हैं। जैसे कि सबसे प्रथम आपका राजवंश है राजर्षि तुल्य कुलवंश, इसके बारे में डिटेल में हमने देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका उल्लेख जो है आपका प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेनकृत प्रयाग प्रशस्ति, जो कि समुद्रगुप्त के प्रशस्ति रचना है इलाहाबाद वाली, उसमें भी इनका उल्लेख है, राजर्षि तुल्य कुलवंश का, याद रखिएगा। ठीक है, फिर सरबपुरी वंश जो है इसके बारे में देखेंगे। फिर पांडु वंश, आपको पता ही है पांडु वंश है ना। फिर सोमवंश को अलग देखेंगे, सोमवंश पांडु वंश करके नहीं देखेंगे, हालांकि ये सोमवंशी शासक ही थे, वहीं से आए, बट छत्तीसगढ़ में इनका इंडिविजुअल शासन रहा, अलग से लोग शासन किए, तो ये अपने आप को पांडु वंश के नाम से शासन किए हैं। तो पांडु वंश अलग देखेंगे, स्पेशली सिरपुर के पांडु वंश। ठीक है, फिर बाण वंश है, इसके बारे में भी हम देखेंगे, जस्ट इनके बाद आते हैं। फिर ये पैरेलली
आप देख सकते हो समकालीन, है ना, कंटेम्पररी रूलर्स जो रहे हैं, साथ ही साथ माने पूरा का पूरा कोसल क्षेत्र में इनका राज्य नहीं रहता, तो कहीं थोड़ा सा साउथ एरिया में, थोड़ा सा नॉर्थ एरिया में ऐसे कुछ कुछ रूलर्स जो हैं वो मिलते हैं, जैसे कि पर्वत द्वारक वंश, ठीक है, पर्वत द्वारक जो डायनेस्टी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेघ डायनेस्टी या मेघ वंश, ये भी है आपका बिलासपुर क्षेत्र में इनका शासन जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन ये इनके बारे में काफी कम जानकारी है, न के बराबर, ठीक है। कुछ राजा के नाम मिल जाते हैं, एक आध अपने को शिलालेख, है ना, स्टोन इंस्क्रिप्शन, और हमको जो कॉपर इंस्क्रिप्शन है ज्यादातर इन्हीं से ही हमको पता चलता है इन रूलर्स के बारे में, ठीक है। फिर बस्तर का जो आपका इतिहास है आपको पता ही है, 3 आपके डायनेस्टी में खत्म हो जाता है, नल, नाग, काकतीय, याद रखिएगा, नल, नाग, काकतीय पूरा एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक, ना सिर्फ मिडाइवल, पूरा मॉडर्न में सिर्फ 3 डायनेस्टी हैं। तो बस्तर का जो नागवंश है इसको हम बाइफरकेट करने के लिए, क्लासिफाइड करने के लिए, कहां पे, क्योंकि हमको और नागवंश देखने को मिलते हैं कवर्धा रीजन में, उसको फणी नागवंश बोला गया है, और बस्तर साइड जो है उसको छिंदक या फिर छिदक नागवंश कहा जाता है, ठीक है। फिर नल डायनेस्टी के बारे में हम लोग देखेंगे, हालांकि नल डायनेस्टी जो है वो पहले आएगा, ये याद रखिएगा, और छिंदक जो है वो बाद में आएंगे। देन हम यहां पर जैसे कि पांडुवंश, सोमवंश पढ़ते हैं, सोमवंश को हम अलग ही देखेंगे, याद रखिएगा। सोमवंश में 3 तरह के आपको मिलेंगे, कांकेर का सोमवंश, उड़ीसा का सोमवंश, और मैकाल या फिर मैकल का सोमवंश, याद रखिएगा। ये इन तीनों जगह पर माने चारों ओर सोमवंशियों से घिरा रहा है हमारा छत्तीसगढ़ या कोसल प्रदेश। दैट टाइम अगर हम बात करें, ये सब एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट हैं, उस समय छत्तीसगढ़ नहीं होता था, उस समय आपका कोसल था, कोसल क्षेत्र। और जो पौराणिक है वहां पर आप देखेंगे कि जो हमारा छत्तीसगढ़ का आज जो हम देखते हैं वो दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें बस्तर वाले क्षेत्र शामिल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, याद रखिएगा। फिर हमारा कलचुरी, ये भी हमारे लोकल डायनेस्टी, हालांकि त्रिपुरी से है, लेकिन हम कलचुरी के ही त्रिपुरी, ठीक है, ये माने त्रिपुरी के कलचुरी जो आप बोलते हैं ना, लेकिन यहां पर कलचुरियों ने इंडिविजुअल शासन किया, और उसका अच्छा खासा इंपैक्ट भी हमको देखने को आज भी मिलता है, उनके प्रशासन के हो, उनके जो नाप तौल के इकाई है, दैट मींस मेजरमेंट यूनिट्स हैं, या फिर आज भी बोलचाल के उनके पोर्ट्स, भाषा, है ना, पोस्ट वगैरह, गौटिया वगैरह आज भी आप लोग को देखना मिलता है। गौटिया हो गया, दाऊ हो गया, पटेल हो गया, ये सब उसी समय के देखने को आपको मिलेंगे। और कलचुरी राजवंश ही आपको रियासतों की परंपरा जो है वो दिखाई देगी, दैट मींस जमींदारी प्रथा, रियासत, जो कि बाद में रियासतों का दर्जा एक्चुअली ब्रिटिश काल पे आपको देखने को मिलेगा। बट ये सारी चीजें आपका जमींदारी प्रथा वगैरह, फ्यूडल सिस्टम या फ्यूडलिज्म की अगर हम बात करें, वो कलचुरी काल से ही स्टार्ट हो जाती है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो ये सारे के सारे लोकल डायनेस्टी हैं जिसको हमको देखना है, ठीक है। आज जितना हमारा कवर हो पाएगा हम इसको करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। यहां पर अगर हम बात करें राजर्षि तुल्य कुल डायनेस्टी की, जो कि आपका सबसे पहला डायनेस्टी है छत्तीसगढ़ का लोकल, दैट मींस इनका जो आपका साम्राज्य है या आपका राज्य विस्तार की अगर हम बात करें, साम्राज्य एक बड़ा टर्मिनोलॉजी हो जाता है, ठीक है, अंपायर बोलने से बहुत काफी वृहद हो जाता है। इनकी अगर राज्य की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के एरिया में ही देखने को मिलता है, और कहीं पर बाहर में देखने को नहीं मिलेगा। इनके बारे में जानकारी की अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलती है, तो आरंग में इनके कॉपर प्लेट्स मिले हैं, ठीक है, आरंग में कॉपर प्लेट्स मिले हैं। एक 6वें नंबर के लास्ट आपके रूलर हैं भीमसेन सेकंड, इन्होंने ये कॉपर प्लेट को जारी किया है सुवर्ण नदी के किनारे से, याद रखिएगा, सुवर्ण नदी के किनारे से ये कॉपर प्लेट जारी हुए हैं, जिसमें ये साफ साफ मेंशन है। तो इसमें अलग अलग जो आपके हिस्टोरियंस हैं उनका व्यूज हैं, ठीक है, मतैक्य नहीं है, दैट मींस सभी एक चीजों को नहीं मानते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट चीजें देख लेती हैं। ताम्र पत्र शिलालेख, ठीक है, दैट मींस कॉपर इंस्क्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं, इस राजवंश के बारे में बताता है। क्या बताता है यह शिलालेख? राजवंश के 6 शासकों के नाम, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, इसमें टोटल 6 रूलर्स के नाम दिए हुए हैं, जिसके पहले रूलर्स या फिर फाउंडर की अगर हम बात करें तो उसका नाम मिलता है सूरा, ठीक है। अब अगर हम बात करें यह शिलालेख भीमसेन द्वितीय, जो लास्ट रूलर है भीमसेन सेकंड, इसने जारी किया। कहां से जारी किया? तो सुवर्ण नदी। और कुछ कुछ जो इतिहासकार हैं वो सुवर्ण नदी को कोई सोन नदी मानता है, और कोई जांजगीर चांपा में एक जो प्रेजेंट है सोना नाला, उसको सोन नदी माना गया है ना। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भाई स्वर्ण नदी जो है, ठीक है, वो आपका एक्चुअल में सोन नदी है, जो कि अमरकंटक से निकलती है, आपका नर्मदा और सोन नदी, जो कि एक किसकी ट्रिब्यूटरी है? आपको पता ही है कि ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सोन गंगा हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़े ही हैं ज्योग्राफी में।
तो यहां पे अगर हम बात करें तो कुछ इतिहासकार का मानना है कि यार ये सिमटे हुए थे, राज्य इनका विस्तार उतना नहीं था, तो जांजगीर चांपा का ही जो नदी है वो डेफिनेटली यही है, दैट मीन सोना नाला, जो इसको हम लोग आज जानते हैं, ठीक है, सोना नाला के नाम से। तो कुछ क्या कहना है कि भाई बहुत ही पवित्र जगह से, दैट मीन्स पवित्र नदियों के उद्गम से जारी होता है आपका ताम्रपत्र। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ऐसी कौन सी नदी है जिसको हम पवित्र नहीं मानते हैं, ठीक है। तो दोनों का अपना अपना मत जो है वो सही है, उनका व्यूज जो है दोनों कोई गलत नहीं है, बट आप दोनों लिखिएगा क्योंकि आप मेंस में हैं, आप अपना व्यूज न लिख करके आप लिखिए कि सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट कि ये कौन सी नदी है, आपका सोन रिवर्स, ठीक है, दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम आपका मैकल रेंज, जो आपका मैकल रेंज से नर्मदा नदी ही निकलती है, अमरकंटक, ठीक है, वहीं से ही आपका सोन नदी निकलती है। बट सम हिस्टोरियंस बिलीव कि ये सोना नाला जो आपका एट प्रेजेंट कहां पर है, जांजगीर चांपा में है, इसको सोन नदी मानी गई है। आप दोनों व्यूज को लिखेंगे, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक की अगर हम बात करें, ये भीमसेन सेकंड, इसके शिलालेख में ये जानकारी दी गई है, और पहला जो शासक है इसका नाम है सूरा, दैट मींस यही है फाउंडर आपके राजर्षि तुल्यकुल डायनेस्टी के, और इसी फाउंडर के नाम पर इस पूरे राजवंश को सूरा राजवंश भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। कहां से हमको मिला इनका बारे में प्रूफ, तो आरंग का कॉपर इंस्क्रिप्शन, याद रखिएगा, कॉपर प्लेट बोलिए, कॉपर इंस्क्रिप्शन बोलिए, ताम्रपत्र आरंग से जो प्राप्त हुआ, इनमें इन सब के जो जानकारी है इसी कॉपर प्लेट से मिले हुए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एपिग्राफिक इंडिका में इस शिलालेख का उल्लेख भी दिया गया है, और साफ बात बताऊं कि इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आपका, ठीक है, कि राजर्षि परिवार जो यहां पर छत्तीसगढ़ में शासन करते थे, क्योंकि जब कौशल नरेश, अगर हम बात करें समुद्रगुप्त के, तो वहां जब आए थे छत्तीसगढ़ में तो उन्होंने, ठीक है, दक्षिण कौशल नरेश महेंद्र सेन की बात की, और जब इनका प्रशस्ति पत्र, आपका प्रशस्ति लेख लिखा गया इलाहाबाद में, ठीक है, हम लोग जानते हैं ना प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग कौन सा है, आज इलाहाबाद का नाम प्रयाग कर दिया गया है, तो प्रयाग प्रशस्ति, दैट मींस वहां पर जो प्रशस्ति पत्र लिखी गई है हरिसेन के द्वारा, पत्र नहीं एक्चुअली में शिलालेख है, तो उसमें ये आपके राजर्षि परिवार का जिक्र है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा सोर्स आपको मिलता है। तो यहां पर सूरा दैत विभीषण भीमसेन, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, आप याद करने की कोशिश करिए, SD V B ऐसा करके अभी आप कर सकते हैं, और बाद में DB जो है वो फिर से रिपीट होता है, दैट मींस सूरा दैत विभीषण और आपका भीमसेन, फिर दैत सेकंड और भीमसेन सेकंड, तो ये आपके लास्ट रूलर हैं जिन्होंने कॉपर इंस्क्रिप्शन या कॉपर प्लेट या फिर ताम्रपत्र जारी किए हैं, जिसमें 6 राजाओं के नाम हैं इसके पहले के, और इसके फाउंडर बताया गया है सूरा को, याद रखिएगा, इसी वजह से इस राजवंश को सूरा राजवंश भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहां पर बनते हैं। और अगर हम प्राचीन टाइम की बात करें तो इस समय आपको आरंग वाले क्षेत्र में, ठीक है, आपको मिलता है भांड देउल मंदिर, ये काफी एंशिएंट टेंपल है, ASI प्रिजर्व करती है, याद रखिएगा, ठीक है। बार बार क्यों पूछा जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है इसका प्रिजर्वेशन करती है, दैट मींस ये सेंट्रल हेरिटेज का पार्ट है, हमारा केंद्र संरक्षित स्मारक है। ये भांड देउल टेंपल जो है ये एक जैन टेंपल है, याद रखिएगा, देखिए है ना, आप लोग जानते हैं कि जैन जो है बाद में दिगंबर और श्वेतांबर में कन्वर्ट हुए, और जो दिगंबर थे, ठीक है, वो नग्न रहते थे, क्योंकि दिग का मतलब होता है आकाश, आकाश से उनका वस्त्र है, इसलिए वो और कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, याद रखिएगा। जबकि श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जैन आप लोग देखेंगे तो ये आप अगर देखोगे तो महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर हैं, ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, उनका टेंपल मेनली माना जाता है। ये बार बार एग्जाम में आता है, भांड देउल मंदिर जो है वो कहां है, तो ये आरंग में है, ASI है, सेंट्रल हेरिटेज है, याद रखिएगा, पूरे भारत में ये प्रसिद्ध है, ठीक है, केंद्र संरक्षित स्मारक है भांड देउल मंदिर। और ऐसे ही बहुत सारे मंदिर होने के कारण आरंग को मंदिरों की नगरी भी कही जाती है। आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ में मंदिरों की सिटी, सिटी ऑफ टेंपल किसको बोला जाता है, आपको आरंग को। तो ये सारी चीजें आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल है ना, सारी चीजें आप लोग कवर कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे इन सब चीजों को। देन आफ्टर आपका जो राजर्षि तुल्य है, हम देखते हैं सरभपुरी डायनेस्टी। तो क्लियर हो गया होगा, जो भी क्वेश्चन लगेंगे हम लोग लास्ट में देखेंगे, आपको लगेगा बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, वो मोर देन इनफ है आपके प्रीलिम्स में, और सॉरी मेंस के लिए आपका जितना भी 8 से 10 नंबर के लिए भी आएगा, तो आप बहुत सारी चीजों को लिख सकते हैं, व्यूज हिस्टोरियंस के भी। मैक्सिमम केसेस में 2 और 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अगर हम फाउंडर की बात करें
ठीक है। राजर्षि तुल्य के फाउंडर कौन होंगे? सूरा, याद रखिएगा। लेकिन वो कॉपर इंस्क्रिप्शन से मिला भीमसेन सेकंड के, जिसमें उनके फाउंडर के बारे में बताया गया और उसी के कारण उनको सूरा डायनेस्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। सरभपुरी, तो इसके जो फाउंडर हैं वो कहलाते हैं सरभराज, याद रखिएगा। सरभराज जो है सरभपुरी डायनेस्टी के फाउंडर हैं, इसीलिए सरभपुरी वंश बोला जाता है। और सरभपुर नगर की स्थापना भी इन्होंने किया, याद रखिएगा। सरभपुर नगर की स्थापना किया और उसी को अपनी राजधानी बनाई। फिर भी सरभपुर जो है वो कौन सा जगह है, इसमें भी जो हमारे छत्तीसगढ़ के हिस्टोरियन हैं उनका मतैक्य, दैट मींस एक सिंगल उनका व्यू नहीं है, ठीक है। कुछ लोग इसको सारंगढ़ मानते हैं और कुछ लोग इसको संबलपुर मानते हैं, ठीक है। कुछ किताबों में सिरपुर दिया जो कि गलत है, याद रखिएगा। सिरपुर को कभी नहीं मानते, कोई भी हिस्टोरियन है वो नहीं मानते, वो अपना व्यूज दे दिए गए हैं। याद रखिए सिरपुर इनकी राजधानी जरूर रही, लेकिन वो बाद में ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग की राजधानी सिरपुर बिल्कुल नहीं थी, सरभपुर जो है इनकी राजधानी थी। और सरभपुर दैट मींस कोई सारंगढ़ को मारा है, कोई संबलपुर को मारा है। मैक्सिमम जो हिस्टोरियंस हैं ज्यादातर वो मानते हैं संबलपुर को, जो कि आज के उड़ीसा क्षेत्र में विद्यमान है, याद रखिएगा। आधुनिक सारंगढ़, ठीक है, सरभपुर वंश के, ये आपका लिया जाता है 475 से 590 तक। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस जो है किसको मानते हैं? संबलपुर को, याद रखिएगा। संबलपुर को भी माना जाता है। संबलपुर हमारे छत्तीसगढ़ के पार्ट है, ठीक है। उस समय कोसल कहला जाता है और आज भी इस क्षेत्र में कोसली भाषा बोली जाती है। और छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन भाषा की अगर हम बात करें वो कोसली है, ना कि छत्तीसगढ़ी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये उड़िया और छत्तीसगढ़ी मिक्स है आपका कोसली, ठीक है, इसको याद रखें। ये आप लोग का 5, ठीक है, आपका 475, दैट मींस आप 500 भी अगर लेके चलें तो उसके में 25 कम कर दीजिएगा और 90 बढ़ा दीजिएगा, दैट मींस ये लगभग 125 साल के आसपास आपको शासन करते हुए दिखेंगे। इनका शासनकाल 6वीं शताब्दी में था, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीलिम्स में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बट आप मेंस में इसको लिखें और हाईलाइट करें, अंडरलाइन करिए। इनको अमरार्य कुल, अमरार्य या फिर अमरज कुल भी कहा जाता है। ये कितनी बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है पीएससी ने कि अमरार्य कुल जो है वो कौन सा डायनेस्टी को कहा जाता है, तो ये सरभपुरी डायनेस्टी है जिनको अमरार्य या फिर अमराज कुल जो है वो कहा जाता था, याद रखिएगा। इस वंश के लेख आपके संबलपुर ओडिशा से प्राप्त हुए, इसलिए इतिहासकार संबलपुर को ही क्या मानते हैं? सरभपुर मानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तरकालीन गुप्त शासक की अगर हम बात करें भानुगुप्त, तो भानुगुप्त का जो एरन लेख है, एरन, ठीक है, आपका अभिलेख जिसको हम बोलते हैं, ये स्तंभ लेख है एक्चुअली में, ठीक है, स्टोन वाला, इसीलिए एरन स्तंभ लेख अगर हम बात करें गुप्त संवत 510 की, तो ये सरभराज का वर्णन इसमें मिलता है। दैट मींस एरन है ना, भानुगुप्त, ये गुप्तों के काल में आपका उनका वर्णन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त के बारे में अगर हम बात करें, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, तो आपका राजर्षि जो परिवार है उसके बारे में वर्णन है। और अगर हम बात करें भानुगुप्त के एरन अभिलेख में, तो सरभराज का वर्णन वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम क्षेत्र की बात करें कौन से एरिया में इनका है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इनका शासन था, जिसमें मल्हार, सारंगढ़, रायगढ़, संबलपुर, ये सारी चीजें जो है वो शासन इनका एरिया मिल जाता है। यहां पर उप राजधानी जो है श्रीपुर या फिर सिरपुर को लिया गया है, क्योंकि उस समय इसको श्रीपुर कहा जाता था। आज हमारा नाम जो है ये सिरपुर हो गया है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट अगर रूलर की बात करें, बड़े इंपॉर्टेंट रूलर हैं इसमें सरभराज, क्योंकि ये फाउंडर है, इसके बारे में और कुछ जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। इन्होंने सरभपुर को अपनी राजधानी बनाई और सरभपुर जो नगर है उसकी स्थापना की, कौन? सरभराज ने, ये आपको मिलेगा। फिर अगर हम बात करें नरेंद्र, तो ये नरेंद्र जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सरभराज के उत्तराधिकारी थे, दैट मींस इसके सक्सेसर थे। इसके बाद राजा कौन बने? नरेंद्र बने। इसके 3 ताम्रपत्र जो है वो मिले हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहां मिले हैं? पीपरदुला, कुरुद और रीवा, ठीक है। पीपरदुला, कुरुद और रीवा, रीवा आपका ये आरंग के पास वाला क्षेत्र ही है, रीवा यहां पर मिला है, याद रखिएगा। कुरुद आपका धमतरी क्षेत्र है, पीपरदुला जो है ये उड़ीसा से लगा हुआ क्षेत्र आपका है। तो ये पीपरदुला, कुरुद, रीवा, ये 3 जगह पर आपको कॉपर इंस्क्रिप्शन मिले हैं नरेंद्र के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ विष्णु के ये उपासक थे, शैव और वैष्णव, ये बार बार पूछा जाता है, तो आप ज्यादातर देखेंगे कि वैष्णव ज्यादा हुए हमारे रूलर्स में, ठीक है। ये उनके नाम पर उल्लेखित किया गया है, दे, ठीक है, वर्शिप लॉर्ड विष्णु, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट मींस वो वैष्णव कहलाएं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आपके जो इंपॉर्टेंट 2, ठीक है, आपके डायनेस्टी जो है छत्तीसगढ़ के लोकल डायनेस्टी वो कवर हुए। इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसको पूरे के पूरे डिटेल में रखें क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत कम है, ठीक है। और
जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किए हैं इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सरबपुरी में और भी हैं कुछ इंपॉर्टेंट शासक जिनके बारे में आपने काफी सुना है, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो है प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र आपके रिलेट करते हैं या आपके बिलोंग करते हैं सरबपुरी डायनेस्टी से, बड़े इंपॉर्टेंट रूलर हैं। ये बहुत ही प्रतापी राजा हुए जिन्होंने सोने के सिक्के भी जारी किया। आप वहां से अनुमान लगा सकते हैं कि भाई जो प्रतापी राजा होगा वही स्वर्ण सिक्के, गोल्ड कॉइन्स वो इशू कर पाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था, आपका मल्हार जो शहर है इसकी स्थापना आपके प्रसन्न मात्र ने ही किया है। उस समय उसका नाम प्रसन्नपुर रखा गया। और जो मल्हार आज हम बोलते हैं कि भाई लीलागर नदी के किनारे, उस लीलागर नदी का नाम पुराना निडला नदी मिलता है। ये निडला नदी हमको इन्हीं इंस्क्रिप्शन से मिलता है। अपने नाम से प्रसन्नपुर, ठीक है, ये नामक नगर की स्थापना की जो निडला नदी के किनारे है, ठीक है, जिसका तादम्य मल्हार में स्थापित है। दैट मींस उसका मल्हार जो है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रसन्नपुर। प्रसन्न मात्र इकलौता सरबपुरी राजा है जिसके सोने के सिक्कों की खोज की गई। दैट मींस इसके सोने के सिक्के मिले हैं और किसी भी राजा का सोने का सिक्का नहीं मिला है। इसमें वह प्रसन्न मात्र के रूप में उल्लेखित किया गया। वहीं से हमको पता चलता है कि प्रसन्न मात्र है जिन्होंने आपके प्रसन्नपुर नगरी भी बसाई। इसके सिक्के महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, उड़ीसा में भी, ठीक है, चांदा, कालाहंडी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पाए गए हैं। ठीक है, प्रसन्नपुर दैट मींस मल्हार की स्थापना किया। किसने किया? तो प्रसन्न मात्र ने किया। इनके सिक्कों में अगर हम बात करें तो गरुड़, शंख, चक्र, ये आपके सिक्के जो है वो मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पेज से पूछ चुका है प्रीलिम्स में कई बार, ठीक है, कि गरुड़, शंख और चक्र, ये तीन चीजों का जो अंकन है वह किन शासकों के में मिलते हैं या किन शासकों के सिक्कों में मिलते हैं। तो सर्वपुरी शासक की अगर हम बात करें प्रसन्न मात्र, तो इनके सिक्के में गरुड़, शंख और चक्र, तीन चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आपके प्रवर राज आएंगे। यही प्रवर राज जो है आपके, ठीक है, इन्होंने ही राजधानी जो है आपका ट्रांसफर किया था। राजधानी सरबपुर से श्रीपुर स्थापित किया। दैट मींस श्रीपुर राजधानी तो रही लेकिन वो बाद में राजधानी बनी है। इससे पहले सरबपुर जो है वो राजधानी थी। अब सरबपुर के बारे में आप दोनों लिखें, आप एक मत लेकर के मत चलें। कुछ लोग इसको सारंगढ़ मान रहे हैं और कुछ लोग इसको आपका संबलपुर भी मानते हैं। दोनों को आप लोग लिखिएगा। प्रवरराज प्रथम के 2 ताम्रपत्र, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉपर इंस्क्रिप्शन, ठाकुर दिया और मल्हार। उस समय मल्हार कहा जाता था, इसको याद रखिएगा, बाद में मल्हार बना। ठीक है, ठाकुर दिया और मल्हार में प्राप्त हुए आपके प्रवर राज जो फर्स्ट हैं इनके ताम्रपत्र। सुदेव राज की अगर बात करें, इसके बाद जो राजा बना वो सुदेव राज है। प्रवर राज प्रथम का उत्तराधिकारी हैं। इनके 7 ताम्रपत्र जो हैं, 7 कॉपर इंस्क्रिप्शन या कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है वो मिले हैं। ठीक है, इस राजवंश में सर्वाधिक है। अगर हम बात करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है, इंस्क्रिप्शन कौन से रूलर के मिले सरबपुरी में, तो वह है आपके सुदेवराज। 7 कॉपर इंस्क्रिप्शन मिले हैं। जबकि सर्व प्रतापी राजा की बात करें, ठीक है, मोस्ट पावरफुल रूलर की बात करें तो प्रसन्न मात्र आएगा। इसके सोने के भी सिक्के मिले, शंख, चक्र, गरुड़, ये उसमें क्या है, मेंशन है, टंकन है, याद रखिएगा। फिर प्रवरराज सेकंड आएंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वंश का अंतिम शासक था और सुदेवराज के सामंत, ठीक है, सुदेवराज के सामंत थे, फ्यूडल थे इंद्रबल ने, ठीक है, प्रवरराज आपके जो सेकंड है इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी और इसी को मारकर ही पांडु वंश के अपनी स्थापना की, एक नए राजवंश का। हालांकि इनके सामंत थे ये, है ना, इस समय तक ये सोमवंशी कहलाते थे, लेकिन इन्होंने इंडिविजुअल दूसरों सोमवंश से अलग होने के कारण अपने आप को पांडु वंश का नाम दिया और ये पांडव से अपने आप को रिलेट करते थे महाभारत के। याद रखिएगा, जो कौवा ताल अभिलेख है, कौवा ताल इंस्क्रिप्शन, कौवा ताल एक जगह है, ये महासमुंद जिले में पड़ता है, याद रखिएगा। इसी कौवा ताल इंस्क्रिप्शन से ये हमको इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है कि आपकी जो प्रवरराज सेकंड है, ठीक है, जो सुदेवराज के सामंत थे उसको मारकर ये उसके उत्तराधिकारी हुए और अपना एक नया वंश की नींव डाली, ठीक है, इंद्रबल ने, याद रखिएगा, इंद्रबल। ठीक है, तो ये आपका इसके बाद पांडु डायनेस्टी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम जो पांडु डायनेस्टी को बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन यहां पर बहुत सारी चीजें अभी हमको देखने हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें देउर किच्चक मंदिर, मल्हार के बारे में हमने देखा था। मल्हार की स्थापना किसने की, तो ये प्रसन्नपुर था तब का, ये आपके प्रसन्न मात्र ने किया। तो यहां पे भीमा किच्चक जो है एक मंदिर मिलता है जिसमें भीम जो है किच्चक का वध करते हुए सीन दिखाए गए हैं। ठीक है, तो भीमा किच्चक ये सब ऐसा ही प्रिजर्व्ड है, याद रखिएगा। यहां पर देउर मंदिर है, इसको कंठी देउर मंदिर बोलते हैं, कंठी
ठीक है, देउर भी बोला जाता है, देउर मतलब देवसा से है, या देउल भी बोला जाता है, ठीक है, देवल भी बोल दिया जाता है। देवल मीन्स आपका देवता से है। कंठी देवल मंदिर, कंठी देउर मंदिर कहां है? तो ये आपके मल्हार में है, बिलासपुर में, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी मल्हार से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सरबपुरी डायनेस्टी के बारे में आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगी। अब चलिए आते हैं सिरपुर के आपके पांडु वंश में। पांडु वंश को बहुत डिटेल में पढ़ना है, हालांकि अभी तो बहुत कम मैं बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में एक स्लाइड और देंगे जिसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सरबपुरी वंश के बाद, ठीक है, आपके पांडु वंश ने दक्षिण कौशल में अपना वर्चस्व स्थापित किया। दैट मींस ये आए सरबपुरी डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी रूल किया? यहां पर पांडु डायनेस्टी। इन्होंने सिरपुर को अपनी राजधानी बनाई। दैट मींस उस समय अगर हम बात करें तो प्रवर राज ने आपका राजधानी बना चुके थे सरबपुरी डायनेस्टी, पांडु वंश से पहली बार नहीं बनाया, तो उसको कंटिन्यू रखा किसने? आपके पांडु वंश के लोगों ने। ठीक है, उन्होंने खुद को सोमवंशी पांडव कहा और सोमवंशी से अलग करने के लिए पांडु वंश के रूप में इनको जाना जाता है। याद रखिएगा, मैकाल में भी इस राजवंश को पांडु वंश कहा गया है, इसको पांडव कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दक्षिण कौशल में उन्हें सोमवंशी कहा जाता है, इसीलिए सोमवंशी हमने देखा कि आपके मैकाल में भी है, कांकेर साइड भी थे, उड़ीसा साइड भी थे। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के मेन मिड वाले एरिया है उनसे अलग करने के लिए हम इसको पांडु डायनेस्टी बोलते हैं। एक्चुअल में है तो सोमवंशी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कालंजर है ना, कालंजर जो आपका शिलालेख है, स्टोन इंस्क्रिप्शन है, इनके बारे में ये जानकारी मिलती है कि इस वंश के आदि पुरुष, ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन है या फिर आपके बोल सकते हैं ओल्डेस्ट पर्सन इस वंश के, कौन से वंश के? पांडु वंश के, इनका नाम मिलता है उदयन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है, इसको आप एग्जाम में जरूर मेंशन करें। ठीक है, उसका पुत्र इंद्रबल था और इंद्रबल को एक्चुअल फाउंडर माना जाता है, लेकिन आदि पुरुष जो है वो कौन है आपके? तो ये उदयन है, याद रखिएगा। जो सरबपुरी शासक सुदेवराज के सामंत थे, कौन? इंद्रबल। ठीक है, हमने देखा, और इन्होंने क्या किया? सरबपुरियों को वध करके अपने पांडु वंश की स्थापना की। ये एक ओवरव्यू है, इसके बारे में हमने डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सिरपुर के कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं, जो ये सारी चीजें हैं जिसको मैं अलग से आप लोग को और भी अलग से पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग जानिए ये सुरंग टीला के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, सिरपुर का काफी फेमस है, ये वही है। ठीक है, चलिए पांडु डायनेस्टी और सोम वंश, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अब बाण डायनेस्टी की ओर। आप लोग देखे होंगे छत्तीसगढ़ में पाली का शिव मंदिर, ठीक है, कहां पर है भाई? ये तो ये कोरबा में पड़ता है आपका। कब का है? तो 9वीं शताब्दी। यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, ये भी आपका एएसआई प्रिजर्व्ड आपका क्या है? एरिया है। दैट मींस इसको भी एएसआई प्रिजर्व करके रखती है। इसका मतलब ये भी हमारा एक सेंट्रल हेरिटेज है, केंद्र संरक्षित स्मारक है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके जो स्टेट हेरिटेज और सेंट्रल हेरिटेज से आते हैं, मैक्सिमम आपके चांसेस होते हैं सेंट्रल हेरिटेज से। कम से कम इतने तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 37 और उसके सब ऑर्डिनेट्स मींस आपके 37 मेन इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो एएसआई प्रिजर्व करती है। और उसके साथ साथ जैसे सिरपुर में एक ही नहीं है, सिरपुर को एक जगह मान लिया गया और इसके अंतर्गत ही 10-12 जगह है जिसको एएसआई प्रिजर्व करके रखती है। ऐसे बहुत सारे प्लेसेस आपको मिलेंगे, लेकिन मेनली 37 प्लेसेस हैं जिसको एएसआई प्रिजर्व करके रखती है। चलिए बाण डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, और इसके बाद हम पांडु डायनेस्टी को बहुत डिटेल में करेंगे, है ना। अभी आपको ओवरव्यू एक मिल गया। चलिए छत्तीसगढ़ में पांडव वंश की सत्ता के अंत में, ठीक है, बाणवंशी शासकों का भी योगदान था। कोरबा जिला मैंने बताया भी था, कोरबा जिले में पाली नामक जो जगह है, पाली आज आपका तहसील है, आपको पता ही होगा, स्थान में मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि यह मंदिर किसने बनवाया। जो आपका शिलालेख स्टोन इंस्क्रिप्शन है ना, एसआई भी एक बोर्ड लगा करके रखी, उसमें ये सारी चीजों को लिख दिया गया आपका देवनागरी लिपि और इंग्लिश दोनों में। तो वहां पर बताया गया है कि महामंडलेश्वर, किसको बताया गया? इनके पिताजी को महामंडलेश्वर मल्लदेव के पुत्र, कौन? विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य जिनको क्या बताया गया? बाण वंश के या बाण डायनेस्टी के रूलर बताया गया है, बाण वंश के शासक बताया गया है विक्रमादित्य को, ठीक है, बाण वंश का राजा माना गया है। इन्होंने ही, ठीक है, 870 से 895 ईस्वी इसका जो शासन काल है ये माना जाता है। और बाणवंशी शासकों ने संभवतः बिलासपुर क्षेत्र से दक्षिण कौशल के मोर्चे को हटा दिया। दैट मींस दक्षिण कौशल के क्षेत्र से ये अलग हो गया।
हम मेन पूरा का पूरा जो रूलर पढ़ते हैं वो दक्षिण कोसल के एरिया या दक्षिण कोसल के राजा पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने अलग शासन किया। इसी चीज को ये मेंशन कर रहे हैं इनके आपके स्टोन इंस्क्रिप्शन में, और यही आपके विक्रमादित्य हैं जिन्होंने इस पाली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया। और ये कौन थे? तो महामंडलेश्वर मल्लदेव के बेटे थे, जिनको बाण वंश का राजा माना गया है विक्रमादित्य को। कितनी बार क्वेश्चन ये आया हुआ है कि पाली का शिव टेंपल किसने बनाया, ठीक है, या फिर जो आपका विक्रमादित्य है वो कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता है? तो बाण डायनेस्टी से बिलोंग करता है। बाद में जो जाजलदेव हुए फर्स्ट, ठीक है, उन्होंने इसी टेंपल का रिनोवेशन भी करवाया है। तो दोनों का नाम उस इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। बिलासपुर क्षेत्र से दक्षिण कोसल के मोर्चे को हटा दिया किसने? बाण वंश के जो शासक थे। बाद में कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय, ठीक है, मुग्धतुंग जिसको बोला जाता है, ठीक है, इन्होंने पाली क्षेत्र पर बाद में विजय प्राप्त की और अपने भाइयों को इस क्षेत्र में महामंडलेश्वर के रूप में, ठीक है, भेजा और दक्षिण कोसल में कलचुरी वंश की स्थापना का नींव डाला। स्थापना हुई नहीं, ठीक है। बाद में जैसे ही इसके जो त्रिपुरी वाले हैं, है ना, इसके शासक माने जो मुग्धतुंग है, ये अपने भाइयों को वहां पर बैठा के खुद चले जाता है त्रिपुरी। फिर जो सोमवंशी शासक है उड़ीसा साइड के, वो फिर इस पे कब्जा कर लेंगे। फिर बाद में जब कलिंग राज आते हैं तो सोमवंशी शासकों को हराकर एक्चुअल में, जिसको हम एक्चुअल फाउंडर बोलते हैं, किसको? छत्तीसगढ़ के कलचुरी को कलिंग राज, याद रखिएगा, कलिंग राज को बोलते हैं छत्तीसगढ़ के कलचुरी के एक्चुअल फाउंडर। उन्होंने हराया भी सोमवंशी को और अपनी राजधानी भी बनाई और खुद शासन किए। जब शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग आए तो उन्होंने हराया किसको? बाणवंशी शासकों को, लेकिन यहां पर अपने भाइयों को महामंडलेश्वर बना करके या मंडलेश्वर बना करके फिर चले गए त्रिपुरी। फिर उसका फायदा उठाकर, क्योंकि ये जैसे ही कमजोर हुए, उसको हटा दिया किसने? सोमवंशी रूलर ने, याद रखिएगा। फिर जब कलिंग राज जब आएंगे तो वो कलिंग राज सोमवंशी रूलर को हरा करके एक्चुअल में, माने एक्चुअली वो न्यू डालते हैं छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की, याद रखिएगा। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, फैक्ट हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाण डायनेस्टी के बारे में आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए बस्तर के इतिहास को थोड़ा सा फोकस करते हैं, क्योंकि बस्तर में भी आपको डिटेल में जाने, ठीक है। इन सब चीजों को हमको एक एक करके बहुत सारे, जैसे कि हमने जो कंप्लीट देखा, ठीक है, तो हमने किसको देखा? तो राजर्षि कुल डायनेस्टी जो है उसको कंप्लीट देखा, सरबपुरी जो है उसको कंप्लीट देखा। बाण डायनेस्टी के बारे में भी कुछ भी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पांडु डायनेस्टी के बारे में काफी सारे इंफॉर्मेशन मिलती है। और उसके जो पांडु डायनेस्टी के बारे में, उनके आर्किटेक्चर के बारे में, उनके इंस्क्रिप्शन के बारे में, सिटी के बारे में, क्योंकि उनके जो रेन एरा है, उनका शासन काल है, इसको स्वर्ण युग कहा गया है छत्तीसगढ़ के इतिहास का, इसलिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और काफी सारे इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा सिरपुर क्षेत्र में। फिर हम देखते हैं बस्तर का इतिहास, और बस्तर में नल, नाग और काकतीय सिर्फ 3 वंश हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी देखते हैं, चलिए, ठीक है। तो रीजनल डायनेस्टीज ऑफ बस्तर की अगर हम बात करें क्षत्रिय राजवंश में, ठीक है, तो ये कई आपके शासन जो है किए। कौन इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके नल राजवंश, सोमवंशी कांकेर के, और छिंदक नागवंश। इसके बाद लास्ट में आएंगे आपको काकतीय, ठीक है, ये आपका लास्ट है इसलिए इसमें नहीं लिखा है, याद रखना, काकतीय डायनेस्टी। तो काकतीय डायनेस्टी आपका याद रखिएगा, ये लगभग मेडाइवल से लेकर के पूरा आफ्टर इंडिपेंडेंस भी देखने को मिलेगा। आज भी इनके वंशज जो है पूजे जाते हैं वहां पर, याद रखिएगा, राजघराने से, ठीक है। बस्तर दशहरा जब होता है तो इसकी काफी वैल्यू होती है। तो राजवंश के बाद बात करेंगे तो नल आएगा, फिर सोमवंशी कांकेर का, लेकिन ये कांकेर क्षेत्र हो जाता है, थोड़ा अलग था बस्तर से, और छिंदक नागवंश, ठीक है। इसके बाद आएंगे आपके काकतीय, क्योंकि जो आपके नाग डायनेस्टी है इसी को ही हरा करके, ठीक है, आपके काकतीय वंश वाले जो है अपना न्यू डाले। एक्चुअल में काकतीय जो डायनेस्टी है वो वारंगल से आए, वो चालकी नरेश कहलाते हैं, चालुक्य हैं वो, ठीक है, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए नल वंश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, बस्तर वाले क्षेत्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जो है वो आते ही हैं। चलिए ठीक है, देखो भारत के इतिहास के आधार पर वायु पुराण और ब्रह्म पुराण की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हिस्ट्री में बात करें पूरे भारत के इतिहास, तो कहीं ना कहीं हमारे जो लिटरेरी सोर्सेस हैं, ठीक है, जो आपके लिखित साक्ष्य जो उपलब्ध होते हैं, हमारे पास 2-3 टाइप के सोर्सेस होते हैं, ठीक है। अगर ऐसे बाइफरकेट किया जाए तो 2 ही होंगे, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स होंगे, एक आपके लिटरेरी सोर्स होंगे, माने लिखित जो साक्ष्य हमको मिलते हैं और पूरा तात्विक साक्ष्य जो मिलते हैं, इनके आधार पर इतिहास को लिखा गया है।
तो यहां पर वायु पुराण और ब्रह्म पुराण के अनुसार के आधार पर नल शासकों को पौराणिक वंश का माना गया है। दैट मींस ये आपके एंशिएंट टाइम के रूलर हैं, बस्तर वाले क्षेत्र को अगर हम देखें तो, ठीक है, जिनका शासन जो है कोसल प्रदेश में था। और पुरातात्विक आधार पर अगर हम बात करें तो दक्षिण कोसल का इतिहास 4वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है, याद रखिएगा 4th सेंचुरी से, ठीक है, जिसमें सबसे पहले सूत्रपात इलाहाबाद के समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से प्रारंभ होता है। ठीक है, कौन सा? तो हमारा राजर्षि तुल्य कुलवंश। मैंने बताया था ना कि समुद्रगुप्त के जो आपका इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति है उसमें जिक्र है किनके बारे में? तो राजर्षि परिवार के बारे में, राजर्षि तुल्य कुल डायनेस्टी के बारे में, याद रखिएगा। और नरेंद्र सेन, कोसल जो नरेश है नरेंद्र सेन, उसको भी मिलता है, याद रखिएगा। तो यहां पर शिलालेख, ताम्रपत्रों, सोने के मुद्रा से यह पता चलता है कि बस्तर में सबसे पहले नल वंश के शासकों का राज प्रारंभ था। दैट मीन्स हमको कैसे पता चला कि नल वंश है? तो ये काफी पुराने हैं। इनके क्या क्या मिले हमको? तो शिलालेख मिले, स्टोन इंस्क्रिप्शन, ताम्रपत्र मिले, और जो सोने के सिक्के जो चलाए, 3 इंपॉर्टेंट रूलर हैं जो सोने के सिक्के जो है नल डायनेस्टी में चलाते हैं। इन सबको हमको डिटेल में देखेंगे अभी। तो इनसे पता चलता है कि सबसे पहले नल वंश ने ही यहां पर शासन किया। इसके शासन काल में कब प्रारंभ हुआ, कब तक रहा, राज्य की सीमा कहां से कहां तक था, इस पर विद्वानों का मतैक्य नहीं है, क्योंकि इसमें डेटा कुछ डिफर करते हैं जिसके कारण वो एक मत पर नहीं आ पाते हैं। अगर हम बात करें 305 ईस्वी, ठीक है, ये लगभग 4th सेंचुरी स्टार्ट हो रहा है, आपको पता होगा। महाकांतर पर, महाकांतर मींस ये याद रखिएगा, ये महाकांतर बस्तर वाले क्षेत्र का ही नाम है। जब उस समय व्याघ्रराज और ये शासन करते थे, ठीक है, ये आपके समुद्रगुप्त वाला एरा है, याद रखिएगा। तो व्याघ्रराज, इसलिए पूछा भी जाता है कि महाभारत काल में बस्तर क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तो कांतार कहा जाता था, बाद में महाकांतार भी हुआ। तो महाकांतार पर व्याघ्रराज के शासन होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, ये कहां से मिलता है? तो ये प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। जब समुद्रगुप्त आए तो बस्तर के व्याघ्रराज को हराए और व्याघ्रहंता उन्होंने टाइटल भी लिया, ऐसा मिलता है। ठीक है, बस्तर में भी इनके शासन का प्रारंभ माना जा सकता है। ठीक है, किनके? इन्हीं के शासन के प्रमाण जो मिले हैं। इनकी राजधानी पुष्करी, किनकी? नल वंश की, मेनली पुष्करी, साथ ही साथ कोरापुट भी था। हमारे जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, ये बस्तर क्षेत्र ना काफी बृहद था, याद रखना। तो आंध्रा है, उड़ीसा है, कुछ महाराष्ट्र का भी हिस्सा है, छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा है, ये सारे क्षेत्रों में इन्होंने राज किया, काफी व्यापक था। ठीक है, आपका मेनली आप देख सकते हो इंद्रावती के नॉर्थ में भी इनका वेटेज रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर पुष्करी इनकी राजधानी थी, और पुष्करी से आशय है भोपालपट्टनम का, जो कि आपके किसके? इंद्रावती नदी के किनारे है। इंद्रावती और, ठीक है, जो गोदावरी है वो आगे जाकर के भद्रकाली में मिलती है। ये आपके मेनली इंद्रावती नदी के किनारे ही है भोपालपट्टनम। तो पुष्करी उसी का ही पुराना नाम है। वर्तमान में बस्तर की सीमा से लगे पुष्करी नगर जो है वो था। नल वंश के शासन काल की अगर हम बात करें तो 4वीं से 12वीं शताब्दी तक लगभग इनका शासनकाल माना जाता है। नल वंश की अगर राजधानी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पुष्करी, दैट मींस भोपालपट्टनम वाला क्षेत्र, जिसमें पुलकेशियन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, पुलकेशियन सेकंड कितने इंपॉर्टेंट रूलर थे आपके साउथ वाले, ठीक है, उनके ऐहोल अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है। राजधानी उड़ीसा की अगर हम बात करें तो ये कोरापुट वाला क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ वाले में आपका पुष्करी। तो छत्तीसगढ़ में पुष्करी और वर्तमान इसको क्या जानते हैं? भोपालपट्टनम। और उड़ीसा वाले क्षेत्र में कोरापुट, ये दोनों इनकी राजधानी मिलती है। इनका शासन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे बस्तर क्षेत्र में इनका शासन जो है वो देखने को मिलता है नल डायनेस्टी के रूलर्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, ये काफी एक इंपॉर्टेंट प्राचीन स्मारक है भोंगापाल। ठीक है, इस समय आप देखे होंगे जैसे कि महाशिवगुप्त बालार्जुन और इनका काल है, तो इस समय बुद्ध विहार जो है वो देखने को मिले। तो बुद्ध विहार की अगर हम बात करें तो मेनली सिरपुर में देखने को मिलता है और आपके मल्हार में भी। लेकिन जो भोंगापाल है, भोंगापाल बस्तर क्षेत्र में है, ये एक्चुअली में कोंडा गांव में पड़ता है, गढ़धनोरा और भोंगापाल। तो भोंगापाल में भी बुद्ध की प्रतिमा जो है वो मिलती है। इसको गांव वाले जो है भोंगा देवता करके पूजते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो बुद्ध देव का प्राचीन स्मारक है आपका भोंगापाल में, जो कि कोंडा गांव में पड़ता है, इसलिए ये पिक्चर्स मैंने डाले, ये काफी पुरानी है। ठीक है, अब देखते हैं नलवंशी जो रूलर है ना, शासक, इनके बारे में।
तो सबसे पहले देखेंगे वराह राज, इन्हीं को ही नल डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है। आप देखना कुछ जो डायनेस्टी मैंने उसमें स्टार लगा करके रखा है, ये स्टार ऐसा कुछ खास नहीं है, मैंने अपने हाईलाइट करने के लिए लगाया, आपको समझाने के लिए और याद रखने के लिए कि जिसमें जिसमें स्टार लगे हैं वो ऐसे रूलर हैं जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। दैट मीन्स वो महाप्रतापी शासक अपने आप में रहे होंगे। ठीक है, ऐसे रूलर हैं जो गोल्ड कॉइन इशू किए। तो नल डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो इसके फाउंडर माने जाते हैं आपके वराह राज। कब से कब तक? तो 400 से लेकर के 440 एडी ईस्वी में वराह राज का शासनकाल मिलता है और इसको संस्थापक माना गया है किसका? नल डायनेस्टी का। इन्होंने सोने के सिक्के भी जारी किए हैं, याद रखिएगा। कोंडागांव तहसील के अडिंगा नामक ग्राम में, ठीक है, वराह राज के 29 सिक्के प्राप्त हुए हैं, 29। ठीक है, मिरासी के लिपि शास्त्र के अनुसार, मिरासी आपके हिस्टोरियन है, याद रखिएगा, वराह राज को भवदत्त का पूर्वज माना गया है। दैट मींस भवदत्त वर्मन। ठीक है, भवदत्त वर्मन आपके मिलेंगे, नल डायनेस्टी के एक रूलर। इनका वकाटकों के साथ काफी लड़ाई भी हुआ था, वकाटक नरेश आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो भवदत्त वर्मन जो मिलता है उनके पूर्वज माने गए हैं, माने वराह राज को, और इसीलिए इसको फाउंडर माना जाता है नल डायनेस्टी के, याद रखिएगा। और ये इतने प्रतापी शासक थे, इनके सोने के सिक्के भी मिले हैं। और अडिंगा जो गांव है यहां पर 29 सिक्के, 29 सिक्के जो है वो इसके मिलते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं भवदत्त वर्मन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे, भवदत्त वर्मन। ठीक है, चलिए इसके बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो इंक्रिप्शन मिलता है ना, इससे हमको पता चलता है भवदत्त वर्मन के बारे में, इन्होंने भी सोने के सिक्के जारी किए थे और महाप्रतापी रूलर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने वकाटक नरेश को भी हरा दिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप देखिएगा शासनकाल 400 से 440 तक उनका था, 440 से आपका 65 465 तक आपका भवदत्त वर्मन का शासनकाल मिलता है। नल वंश के सबसे प्रतिभाशाली शासक भवदत्त वर्मन जो है वो कहलाएं। ठीक है, याद रखिएगा। इनकी जानकारी इतिहासकारों को इसके द्वारा किए गए सिक्कों से प्राप्त होता है, जारी किए गए सिक्के। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सोने के सिक्के भी जारी किए हैं, याद रखिएगा। इन्होंने वकाटकों से युद्ध कर उन्हें कौशल राज्य से खदेड़ दिया, इतने महाप्रतापी शासक हुए, और साम्राज्य का विस्तार किया, और बरार से लेकर के कोरापुट तक, बरार कहां? आपका महाराष्ट्र क्षेत्र, कोरापुट कहां? उड़ीसा क्षेत्र, इन सब पर कब्जा कर लिया था, याद रखिएगा, अपना अधिकार कर लिया। भवदत्त का ताम्रपत्र अमरावती, याद रखिएगा, ताम्रपत्र जो है अमरावती जिला, ये अमरावती कहां है? आज आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। इनका ताम्रपत्र अमरावती जिले के मोरसी अंचल से प्राप्त हुआ है। मोरसी जो जगह है उसके साम्राज्य की जानकारी मिलती है और उनके पत्नी के बारे में भी जानकारी मिलती है। किनके? आपके भवदत्त वर्मन। इसके पूर्वज किसको माना गया है? वराह राज को, और उसी को ही फाउंडर मानते हैं किसके? नल डायनेस्टी के, याद रखिएगा। अकाली भट्टारिका, अकाली भट्टारिका इनके पत्नी का नाम है, जो कहां से आपको मिला? मोरसी अंचल, अमरावती, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंध्रा भी जुड़ता है, उड़ीसा भी जुड़ता है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पूरा का पूरा बस्तर अंचल, दंडकारण्य के मेन राजा थे आपके नल डायनेस्टी के लोग। अकाली भट्टारिका इनकी पत्नी के रूप में इसको जानकारी जो है वो मिलती है, कहां से? वहां जो आपको सिक्के प्राप्त हुए आपको वहां से। भवदत्त वर्मन की अगर हम बात करें, ये महाराजा की उपाधि धारण किया था, ठीक है, और ये शंकर के उपासक थे, याद रखिए। ज्यादातर हम लोग दक्षिण कोसल वाले क्षेत्र में देखते हैं वो वैष्णव थे, लेकिन बस्तर में नल डायनेस्टी के जो रूलर हैं वो कौन है? ये शिव जी के उपासक थे, वो शैव थे, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन हम जब पांडु डायनेस्टी में पढ़ेंगे, पांडु डायनेस्टी भी वैष्णव थे, विष्णु, भगवान विष्णु को मानते थे। लक्ष्मण टेम्पल एक भगवान विष्णु का टेम्पल है। लेकिन दो ऐसे शासक हुए, महाशिव तीवरदेव, तीवरदेव नहीं बोलते, महाशिव तीवरदेव लग जाता है, बालार्जुन नहीं, महाशिव गुप्त बालार्जुन, याद रखिएगा। तो ये दोनों क्या है? आपके शैव थे और बाकी लोग वैष्णव थे। वैसे ही यहां पर ये शंकर के उपासक थे, शिव जी के, याद रखिएगा। भवदत्त वर्मन। फिर देखते हैं अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक भी, इनके भी सोने के सिक्के मिलते हैं, प्रतापी शासक था, ठीक है, क्योंकि भवदत्त वर्मन के ये उत्तराधिकारी हुए, बेटे हुए, लेकिन इनकी लड़ाई जो वकाटकों से होते रहती है, तो यहां पर अगर आप देखोगे पृथ्वीसेन, वकाटक नरेश, ठीक है। अगर हम देखें भवदत्त वर्मन के बारे में तो रिद्धिपुर और केसरी बेड़ा दो अभिलेख मिलते हैं। तो रिद्धिपुर के बारे में भवदत्त वर्मन जो है, ठीक है, और महेंद्र सेन की लड़ाई के बारे में पता चलता है। यहां पर अगर हम बात करें तो अर्थपति भट्टारक,
ठीक है, ये भट्टारक उपाधि लिए हैं जो आंध्र वाले लेते थे, आप देख लीजिएगा। तो अर्थपति जो है इसकी लड़ाई होती है वकाटक नरेश पृथ्वीसेन से, जिसमें अर्थपति जो है वो हार जाता है। ये जिक्र मिलता है किसमें आपका, तो ये केसरी बेड़ा इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है, याद रखिएगा। तो इनका शासनकाल 460 से 75 तक है। इनकी जानकारी केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से मिलती है। इसे वकाटक शासक पृथ्वीदेव द्वितीय ने हराया था और अर्थपति वीरता पूर्वक यहां पर लड़ते हुए मारा गया था। ठीक है, ये कहा जाता है कि पहले तो वो अपनी राजधानी से भागे, कौन, अर्थपति। इनकी राजधानी क्या थी, तो पुष्करी, और यहां से ले जाकर के फिर उन्होंने कोरापट को बसाया, अपनी राजधानी बनाया। लेकिन बीच में लड़ाई जो हुई, ठीक है, उसमें वो मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, ये जानकारी मिलती है। अर्थपति ने भट्टारक की उपाधि ली थी, इसलिए अर्थपति भट्टारक बोला जाता है, जो कि एक पल्लव वंश की उपाधि थी। पल्लव जो कि आंध्र साइड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका अर्थपति भट्टारक। देन आएगा आपका स्कंद वर्मन। पोड़ागढ़ अभिलेख से पता चलता है, लेकिन इनमें पोड़ागढ़ जो अभिलेख है उसको कुछ इतिहासकार प्रथम अभिलेख भी मानते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, लेकिन ये बहुत सारे डिस्प्यूटेड हैं। ये अर्थपति का भाई था, उसके मृत्यु के पश्चात पुष्करी में राजगद्दी पर बैठा। बाद में पुष्करी को फिर से इसने बसाया भी स्कंदवर्मन ने, और वहां से क्या किया, उन्होंने राजपाट संभाला और वकाटकों से लड़ाई करना वो छोड़ दिए। ठीक है, शासन काल 475 से 500 ईस्वी तक इसने वकाटक नरेश द्वारा पुष्करी को नष्ट कर देने के बाद पुनः निर्माण कर राजधानी बनाया गया। और यही जानकारी आपको कहां पर मिलता है, पोड़ागढ़ शिलालेख से, यही कि इन्होंने रिनोवेट किया पुष्करी को। पुष्करी क्या थी, इनकी राजधानी थी। और स्कंदवर्मा ने पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। पोड़ागढ़ जो अभिलेख मिलता है, ठीक है, वही पोड़ागढ़ जगह है, ये उड़ीसा क्षेत्र में आपको पड़ेगा, उड़ीसा आंध्र वाले क्षेत्र में। यहां पर किसका मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, भगवान विष्णु के, और है कैसे, ये शैव वंश वाले, मैंने शंकर जी को मानने वाले, याद रखिएगा। पोड़ागढ़ शिलालेख से नलों का पहला शिलालेख बोलते हैं, लेकिन पोड़ागढ़ शिलालेख में स्कंदवर्मन के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए बहुत सारे इतिहासकार जो है इसको प्रथम नहीं मानते। ठीक है, यह आप लोग याद रखें। चलिए अन्य शासक में देख लेते हैं जो अदर आपके नल डायनेस्टी के रूलर थे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, काफी क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। स्कंदवर्मा के बाद है ना, ये आपके मेन आपके रूलर थे। स्कंदवर्मा के बाद उनका पुत्र नंदराज राजा बना और नालंदा में शिक्षित था। ये नालंदा में शिक्षित हुआ कौन, नंदराज। नंदराज के बाद उसका बेटा बना, फिर उसका पोता बना, ठीक है, पृथ्वीराज, ये राजा बना। लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं मिलता। पृथ्वीराज का शासनकाल ये आपको मिलता है कुछ इंस्क्रिप्शन से, लेकिन इसके बाद जो रूलर हुए विरूपाक्ष, विरूपाक्ष के बारे में खास जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बेटे हुए विलासतुंग, विरूपाक्ष के बेटे हुए विलासतुंग, ठीक है, पुत्र विलासतुंग, इन्होंने, ठीक है, इन्होंने राजीव लोचन टेम्पल का निर्माण करवाया। और राजीव लोचन जो इंस्क्रिप्शन है उसमें इनका नाम है विलासतुंग का, और उसके पिताजी का भी नाम है विरूपाक्ष के बेटे, ऐसा करके, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका याद रखिएगा, पृथ्वीराज के बाद विरूपाक्ष हुए, या ये आपको सीक्वेंस नहीं पता है तो आप इतना याद रखिएगा कि विलासतुंग के, ठीक है, पिताजी कौन है, विरूपाक्ष है। ये विरूपाक्ष के पुत्र विलासतुंग है जो एक नल डायनेस्टी के रूलर थे। और इन दोनों के बारे में जिक्र या जानकारी हमको कहां से मिलती है, तो राजीव लोचन जो टेम्पल है वहां पर राजिम शिलालेख, दैट मींस वहां पर स्टोन इंस्क्रिप्शन जो गुदवाए हैं उसमें इनके बारे में जानकारी जो है वो देखने को मिलती है। और विलासतुंग ने ही इस राजीव लोचन टेम्पल का निर्माण करवाया जो कि एक विष्णु मंदिर है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विरूपाक्ष और पृथ्वीराज के बारे में राजिम शिलालेख में जानकारी भी मिलती है। दैट मींस विरूपाक्ष के बारे में तो मिलता है, कि पृथ्वीराज के बारे में भी इनकी जानकारी थोड़ी बहुत मिलती है। कहां पर, राजीव लोचन टेम्पल में जो रखी है राजिम शिलालेख, वहां से, उसी को हम लोग राजिम शिलालेख के नाम से जानते हैं, पर्टिकुलर जगह के बारे में। यहां पर एक जगह पर मैंने जो पांचों आपके इंस्क्रिप्शन है उसको लिखा है, नलवंश के अभिलेख जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे पोड़ागढ़ इंस्क्रिप्शन ये स्कंदगुप्त का है, जिसमें यह पता चलता है कि इन्होंने पुष्करी को क्या किया, रिनोवेट किया, फिर से बसाया। ठीक है, रिद्धिपुर आपका जो ताम्रपत्र है ये कॉपर इंस्क्रिप्शन है। तो भवदत्त वर्मन, ठीक है, और जो महेंद्र सेन है, इसके जो लड़ाई होती है इसके बारे में इसकी जानकारी देखने को मिलेगी। केसरी बेड़ा जो ताम्रपत्र है ये याद रखिएगा, ये इकोनॉमिस्ट लिख दिया गया है, ये अर्थपति है, याद रखिएगा। ठीक है, अर्थपति है ना, गलती से ट्रांसलेट वैसा हो गया, फिर से अर्थपति भट्टारक
जो है, ठीक है, किसको हराया, आपके पृथ्वी माने अर्थपति भट्टारक जो है वो पृथ्वी सेन से हार गया। ये जानकारी मिलती है आपको कहां, केसरी बेड़ा का जो ताम्रपत्र है वहां से। पड़िया पाथर जो ताम्रपत्र है ये रिलेट करता है भीमसेन सेकंड। ऐसा भीमसेन सेकंड हमने देखा था राजर्षि कुलवंश में, लेकिन ये आपका कौन है भाई, तो ये आपके नल वंश के भी रूलर हैं जहां पर भीमसेन सेकंड मिलता है, पड़िया पाथर। इसके साथ साथ राजिम अभिलेख भी आपका विलास तुंग से है। दैट मीन्स ये 5 आपके क्या है, ये पांचों के पांचों आप लोग जरूर लिखे मेंस में, जब भी क्वेश्चन में आंसर आए माने आंसर लिखना पड़े तो इनके बारे में जरूर मेंशन करें आप लोग, ठीक है। ये 5 रिलेट करते हैं इंस्क्रिप्शन नल डायनेस्टी के रूलर से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। ये नारायण पाल का जो बस्तर का मंदिर है, ये फिक्स नहीं मिलता कि इसको नल डायनेस्टी ने बनाया, लेकिन ये काफी प्राचीन विष्णु मंदिर है। कुछ मानते हैं कि इसको जो है ना, नल वंश के शासन काल में ही ये बना है, ठीक है। ये आप लोग को इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछता है। नारायण पाल का नारायण टेम्पल, ये भी ASI प्रिजर्व्ड है भाई, बता देता हूं, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है। इसको आप लोग प्रैक्टिस भी करें, फिर बहुत सारे एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होंगे इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट जब हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो बहुत सारे आप लोगों को मैं क्वेश्चन जो है वो दूंगा। जितने टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करें। जो 30 वर्ड्स हैं ये हैं, इसको ज्यादा में करने की कोशिश करें, जस्ट डबल पे याद रखिएगा, ठीक है। इसको 60 पे 100 पे आप लोग करने की कोशिश करें। मेंशन द ठीक है, हिस्टोरिसिटी ऑफ सरभराज। दैट मीन्स सरभराज जो हैं इनके बारे में आपका पूरा का पूरा इतिहास जो बताना है कि सरभराज के बारे में, ठीक है। आप लिखिए कि भाई सरभराज कौन थे, कौन से डायनेस्टी के थे, क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा उन्होंने सिटी बसाया, ये सारी चीजें कोशिश करिए 30 वर्ड्स में इसको लिखना है। मेंशन द हिस्टोरिसिटी ऑफ सरभराज। Why is the reason of महास्यगुप्त बालार्जुन? ये महास्यगुप्त बालार्जुन आपका यही है, ठीक है। पांडु डायनेस्टी के इसको हम लोग नेक्स्ट में देख लेंगे। गोल्डन एज, ठीक है, ऑफ हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि महास्यगुप्त बालार्जुन के काल को स्वर्ण युग कहा गया है छत्तीसगढ़ के इतिहास का। क्यों, ठीक है। 30 वर्ड्स में 2014 में पूछा गया, बाद में भी पूछा गया बार बार इसको, ठीक है। व्हाट वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ क्वीन वास्ता? ये रानी वास्ता है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में या फिर आर्किटेक्चर में, ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। क्योंकि आपको पता है कि लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का फेमस विष्णु टेंपल, दैट इज आल्सो नोन एज लक्ष्मण टेंपल, ठीक है, उसके निर्माता कौन है भाई, आपकी रानी वास्ता। एक नारी है, एक नारी ने इतने बड़े मंदिर का निर्माण करवाया उस गुप्त काल में, जो फेमस है अपने कलाकृति से, ईंटों से बनी हुई मंदिर है ये, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेंशन द अचीवमेंट्स ऑफ तीवर देव द रूलर ऑफ पांडु डायनेस्टी, ये भी हम पढ़ेंगे, हालांकि ये सब ओवरव्यूज आप देख चुके हो। व्हाट डू यू नो अबाउट द त्रिकलिंगा अधिपति? सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलता है आपको, ठीक है। जो सोमवंशी डायनेस्टी के रूलर थे वो आपके साउथ कोसल के, वो त्रिकलिंगाधिपति जो है वो टाइटल लेते थे, ठीक है। त्रिकलिंगाधिपति क्यों? क्योंकि कोसल, कलिंग और कांतार, कोसल मतलब छत्तीसगढ़ का ऊपरी वाला क्षेत्र, कांतार बस्तर वाला क्षेत्र और कलिंग उड़ीसा वाला क्षेत्र, इन तीनों पे जो राज करने वाले होते थे वो त्रिकलिंगाधिपति टाइटल लेते थे, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंशन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सरभपुरी डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि सरभपुरी जो डायनेस्टी है वो कैसे स्टैब्लिश हुआ। हाइलाइट्स द अचीवमेंट्स ऑफ सोमवंशी रूलर्स ऑफ छत्तीसगढ़, तो सोमवंशी में सभी आएंगे, साथ ही साथ पांडु डायनेस्टी भी आएगा, याद रखिएगा। कांकेर, मैकाल, उड़ीसा और जो छत्तीसगढ़ का मिड छत्तीसगढ़ या दक्षिण कोसल का सोमवंशी, उसको पांडु डायनेस्टी भी कहा जाता है क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट रूलर वहां पर हुए। तो आज के क्लास में इतना ही, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करिए। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आप बिल्कुल पूछिए, ठीक है। और लगता है आप कॉल पे भी बात कर लीजिए, कांटेक्ट करिए, ठीक है। आपने जितने भी क्वेश्चंस हैं एक बार में नहीं होता तो आप लोग लिख करके रखिए, एक साथ आप उसको बात करके रेटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो होप से सारी चीजें कवर हो माने कवर हुई जो वो समझ में आई होंगी। इसको और एक दो बार आप वीडियोस देख सकते हैं और लिखने की प्रैक्टिस करिए, याद रखिएगा, प्रैक्टिस करिए लिखने की, जो मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और उसको और भी मैं पहले अलग अलग कोशिश करूँ 30 वर्ड्स में लिखो, फिर 60 में भी लिखने की आदत डालिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग पांडु डायनेस्टी को एक स्पेशल क्लास में करेंगे, मींस अगले क्लास में, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 175 वर्ड्स में भी सिर्फ पांडु डायनेस्टी को पूछा जा सकता है, उसको डिटेल में देखने हैं। और उनका जो एरा है वो
छत्तीसगढ़ का गोल्डन एरा भी कहलाता है, इसलिए भी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एकमात्र आपका छत्तीसगढ़ का ऐसा हेरिटेज है जो वर्ल्ड हेरिटेज में नाम कमा सकता है या फिर उसका नाम आया भी है, इसीलिए सिरपुर का बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसलिए उसको डिटेल पढ़ने हैं। बाकी धीरे धीरे बाकी जो डायनेस्टी उनके बारे में उतना खास इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलती, 2-4 ही मिल पाते हैं। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।